इतिहास में एक राजा हुआ। राजा बचपन से ही बहादुर था। उसने बचपन से ही जंगें देखी थी। इन जंगों के चलते उसे नशा हुआ युद्धों को जीतने का। राजा बनने से पहले ही उसने युद्ध भी लड़े, लेकिन जब बात आई सिंहासन पर काबिज होने की तो उसने वो कत्लेआम मचाया कि लोग देखते रह गए। उसने अपने भाइयों को ढूंढ ढूंढ कर मार दिया। जो भी उसके रास्ते में आया उसे खत्म कर दिया। यहां तक कि उसने अपने पिता को भी अपनी गद्दी को लेकर खत्म कर दिया। उसने अपनी गद्दी के हर दावेदार को मारकर अपने सिंहासन को हमेशा के लिए सिक्योर कर लिया। फिर जब वो बादशाह बना तो उसने खूब कत्लेआम मचाया, बड़े पैमाने पर जंगें लड़ी और लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह कहानी सुनकर हो सकता है आपके दिमाग में औरंगजेब की कहानी है, जिसे दुनिया कट्टर और खूंखार बादशाह मानती है। लेकिन ऐसी ही कहानी एक और राजा की है, जिसने जिधर भी नजर डाली उसे अपने कब्जे में कर लिया। उसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को तबाह किया, लाखों लोगों को मार डाला। लेकिन उसे दुनिया खूंखार नहीं, महान मानती है। मैं बात कर रहा हूं सिकंदर महान की, जिसकी विजयों के आगे ये बात दब गई कि उसने कितने बड़े पैमाने पर सेनाओं को मारा और अपने विश्व विजय के सपने को पूरा करने के रास्ते में जो भी आया उसे रास्ते से हटा दिया। सिकंदर की कहानी भी औरंगजेब जैसी खूंखार है। आज तक आपने सिकंदर को इसी चश्मे से देखा कि वो एक महान राजा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिकंदर के हाथों कितनी मौतें हुई, कितने साम्राज्य तबाह हुए और किस हद तक उसने बेरहमी दिखाई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सिकंदर वो राजा था जिसने आज का पूरा मिडिल ईस्ट, जिसमें ईरान, इराक, इजराइल, लेबनान, सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं, इन सब को जीत लिया था। 12 सालों तक घर से दूर रहकर इसने 12,000 मील तक के क्षेत्र को अपनी बहादुरी से रौंद डाला। इस दौरान लाखों कत्ल उसके हाथों हुए। उसने उस हर जगह को जीत लिया जिसका उसने नाम सुना था। अपनी 50,000 की सेना लेकर उसने दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर को हराया था। सिकंदर पहला राजा था जिसके जीतने के जुनून से बड़े बड़े राजा डरते थे। वो ऐसा मिलिट्री जनरल था जिसने कभी हारना नहीं सीखा। इसी के चलते सिर्फ 32 साल में उसने वो सब हासिल कर लिया जिसे कई राजा पूरी जिंदगी नहीं कर पाते। चलिए जानते हैं कि उसने ये सब किया कैसे। आज के मैप में यूरोप के ग्रीस के नॉर्थ में पड़ता है नॉर्दर्न मैसेडोनिया। यही साल 356 ईसा पूर्व में पैदा हुआ था सिकंदर। मैसेडोनिया ग्रीस का ही एक राज्य था जिसे बाद में सिकंदर ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। वैसे तो सिकंदर मैसेडोनिया का राजकुमार था, लेकिन उसके अलावा और भी कई सत्ता के दावेदार थे। उसके पिता फिलिप II ने उसे दुनिया के सबसे बड़े विद्वान अरस्तु यानी अरिस्टोटल के पास शिक्षा के लिए भेजा। अरस्तु ने भी उसे इलियाड और होमर जैसी बहादुरी की कहानियां सुनाकर उसमें लड़ने का खूब जज्बा भर दिया था। जब सिकंदर 20 साल का था तब उसके पिता फिलिप द्वितीय की हत्या हो गई। हालांकि हत्या करने वाले तुरंत मार दिए गए, लेकिन इतिहासकार आज भी मानते हैं कि सिकंदर ने शायद खुद अपने पिता की हत्या कराई थी ताकि राजपाट अपने कंट्रोल में ले सके। फिलिप द्वितीय की मौत के बाद मैसेडोनिया की गद्दी के कई दावेदार खड़े हुए। सिकंदर ने इन दावेदारों को वैसे ही खत्म कर दिया जैसे भारत में 17वीं सदी में औरंगजेब ने किया था। उसने सिर्फ अपने सौतेले भाई फिलिप एरिड को छोड़ दिया, बाकी सबको मार दिया जो भी उसके विरोध में खड़े थे। इसमें उसके चचेरे ममेरे भाई और दूर के रिश्तेदार भी शामिल थे। अपने विरोधियों का सफाया करने के बाद साल 334 ईसा पूर्व में उसने मैसेडोनिया की गद्दी संभाली और इसी साल उसने दुनिया जीतने के अपने सपने को पूरा करने की तैयारी शुरू की। 50,000 घुड़सवार और 30,000 पैदल सैनिक लेकर वो दुनिया को अपने कदमों में झुकाने के लिए निकल पड़ा। एक तरह से वो उस कत्लेआम की ओर निकला जिसके लिए दुनिया उसे महान मानती है। उस वक्त फारस का साम्राज्य दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। उसने सबसे पहले इसी साम्राज्य के खात्मे की सोची। इसके लिए उसने इतिहास की एक घटना को उठाया। असल में फारस की जो सेना थी उसने करीब 100 साल पहले यानी 4वीं सदी ईसा पूर्व में ग्रीस पर हमला बोला था। इस बात का फायदा उठाकर सिकंदर ने कहना शुरू किया कि वो फारस से बदला लेने के लिए उस पर हमला करेगा। हैरानी की बात यह है कि तब मैसेडोनिया पर फारस ने हमला भी नहीं किया था, लेकिन दुनिया जीतने की चाह इतनी थी कि सिकंदर ने यह प्रोपेगेंडा फैलाया। फिर इसके बाद उसने साल 334 ईसा पूर्व में अपने से 5 गुना बड़ी सेना से लड़ाई लड़ी।
उस वक्त फारस के राजा थे डेरियस तृतीय। उनके पास 25 लाख की सेना थी। इनके पास एक 10,000 की अमर सेना भी थी। लेकिन इसके बाद भी सिकंदर ने सिर्फ 18 महीनों में कई लड़ाइयां एक साथ लड़कर एक एक करके फारस साम्राज्य का सफाया कर दिया। इसके लिए उसने सबसे पहले आज के टर्की के एरिया से फारस को खत्म किया, फिर कत्लेआम मचाते हुए सीरिया, लेबनान, इजराइल को हरा दिया। ये सब उस वक्त फारस के कंट्रोल में था। इस तरह भूमध्य सागर के पास फारस के बंदरगाहों पर उसने कब्जा कर लिया। लेकिन सिकंदर यहीं तक नहीं रुका। 332 ईसा पूर्व में उसने इजिप्ट पर कब्जा करने के लिए गाजा की घेराबंदी की और उसके बाद यहां से उसने इजिप्ट जाकर उस पर भी अपना कब्जा जमा लिया। यह हिस्सा भी उस वक्त फारस के कब्जे में था, लेकिन सिकंदर के आगे इस राज्य की भी ना चली और इस तरह से इजिप्ट भी सिकंदर का गुलाम हो गया। इस दौरान सिकंदर के हाथों बड़े पैमाने पर लोग मारे गए। इसके बाद सिकंदर के लड़ाके साल 331 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की ओर बढ़े। यहां राजा डेरियस से उसकी भिड़ंत हुई, जो कि बेहद भयानक लड़ाई थी। एक लंबी जंग के बाद गौगामेला की लड़ाई में 330 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना ने फारस की सेना को हरा दिया। इस हार से सिकंदर ने पूरी तरह से फारस पर कब्जा कर लिया। दुनिया का सबसे महान साम्राज्य 50,000 की सेना के आगे हार चुका था। इस दौरान सिकंदर ने फारसियों के 40,000 लोगों का कत्लेआम किया। सिकंदर की इस जीत ने दुनिया भर में उसके नाम को फैला दिया। अगले 2 सालों तक सिकंदर ने फारस के बचे कुचे हिस्से पर भी अपने साम्राज्य का झंडा गाड़ दिया। वेस्ट में ग्रीस से लेकर ईस्ट में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और इजिप्ट तक उसके कंट्रोल में आ चुके थे। इस तरह से फारस के साम्राज्य को हराते ही सिकंदर पूरे मिडिल ईस्ट का मालिक बन गया था। इस दौरान उसके कब्जे में आया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी उस वक्त फारसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अगर आप मैप देखें तो अफगानिस्तान के नॉर्थ में पड़ता है अमू दरिया। यहीं पर बैक्ट्रिया नाम का एक किंगडम पड़ता था। यहाँ पर कई छोटे बड़े स्टेट थे। इन्हें जीतने के लिए सिकंदर ने कभी युद्ध का सहारा लिया तो कभी उसने कूटनीति अपनाई। लेकिन एक लंबा टाइम बिताने के बाद बैक्ट्रिया का भी पूरा हिस्सा सिकंदर ने अपने पास रख लिया। इस अभियान में भी 1000 लोग मारे गए। और ध्यान दीजिए, ये सब 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हो रहा था। इतनी आबादी तब होती नहीं थी। 1000 लोग उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर होता है। खैर, अपनी जीत के जुनून के चलते वो हिंदू कुश पहाड़ियों को पार करके काबुल घाटी तक चला आया। काबुल से 326 ईसा पूर्व में सिकंदर पहुंचा सिंध नदी के पास। यहाँ उसके खौफ से कई राजाओं ने सरेंडर कर दिया। इसमें तक्षशिला के राजकुमार आभी भी शामिल थे। फिर सिकंदर ने आगे बढ़ते हुए झेलम नदी को पार करने की सोची, लेकिन झेलम पार करते वक्त सिकंदर का सामना हुआ पोरस से। पोरस पंजाब में झेलम के आसपास शासन करते थे और बेहद ताकतवर राजा थे। सिकंदर को पता चला कि पोरस की सेना में हाथी थे, हालांकि सिकंदर की सेना उससे छोटी थी। फिर दोनों की सेनाएं आपस में भिड़ी, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी। दिक्कत यह थी कि सिकंदर की सेना को भारत के मौसम के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। यह हाइडेस्पीस की लड़ाई थी जो मॉनसून के दौरान हुई। इस टाइम पर भयानक गर्मी और बारिश दोनों होते हैं। जब जंग की शुरुआत हुई तो सिकंदर ने पोरस की एक्सपेक्टेशन को तोड़ते हुए झेलम नदी को पार कर लिया और इसके बाद उसने पोरस को हरा दिया। लेकिन इस लड़ाई में पोरस और उसकी सेना ने बहुत बहादुरी से जंग लड़ी थी, इसलिए जंग के बाद सिकंदर बहुत इंप्रेस हुआ। उसने पोरस से पूछा कि उनके साथ कैसा सलूक हो, तो पोरस ने कहा कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस जवाब से सिकंदर बहुत इंप्रेस हुआ और उसने पोरस को उसका राज वापस लौटा दिया। इसके बाद दोस्तों सिकंदर गंगा के मैदान की तरफ बढ़ा, लेकिन पंजाब की व्यास नदी के पास पहुंचकर उसकी सेना ने उसका साथ देने से मना कर दिया। भारत की प्रचंड गर्मी में लड़ने के बाद थकी हुई यूनानी सेना ने सरेंडर कर दिया। इस वजह से सिकंदर को अपनी सेना को देखते हुए वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। साल 323 ईसा पूर्व में बगदाद के साउथ में बेबीलोन, जिसे आज इराक कहा जाता है, वहां पर सिकंदर की मौत हो गई वापस लौटते वक्त। माना जाता है कि उसकी मौत हुई थी मलेरिया नाम की बीमारी की वजह से। इस तरह दोस्तों, विश्व विजय का सपना देखने वाले सिकंदर ने दुनिया के नक्शे पर मौजूद बेहद बड़े बड़े साम्राज्यों को हराकर अपने कब्जे में कर लिया था। सिकंदर के भारत अभियान में ही उसकी सेना में मौर्य साम्राज्य के सबसे महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी काम किया था, जिन्होंने आगे चलकर मगध साम्राज्य पर काबिज नंदों को हराया और 321 ईसा पूर्व में
मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। कुल मिलाकर ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि उसने बड़े पैमाने पर लोगों को मारा था। ये नंबर 1 लाख के आसपास जाता है, वो भी आज से करीब 2300 साल पहले। लेकिन फिर भी सिकंदर को महान माना जाता है, वहीं औरंगजेब को खूंखार और कट्टर। इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि सिकंदर वो पहला राजा था जिसने बड़े पैमाने पर युद्धों को जीता था और उस दौर में अकेले 50,000 घुड़सवारों को लेकर ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसे हासिल कर पाने के बारे में तब कोई सोच भी नहीं सकता था। अब आपकी नज़र में सिकंदर क्या था, एक महान राजा या फिर एक कातिल? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।